तो क्या आपने बिल्कुल मानसिकता बना ली है कि यदि इस पुस्तक के बाद कोई विवाद होता है तो जो भी आपका लाभ हानि होगा उसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार हैं? देखिए, मैं राइटर हूँ और राइटर आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है। वो एक साहित्यकार है, साहित्य के रूप में देश की सेवा करता है। मुझे भी लगता है जब मैं हर किताब लेके आता हूँ तो एक नए थीम के साथ आता हूँ, नई स्टोरी के साथ आता हूँ। कोई मैं पॉलिटिशियंस नहीं हूँ या मैं सोशल रिफॉर्मर नहीं हूँ, मैं प्रशासनिक अफसर हूँ और साहित्य मैं लिख सकता हूँ क्योंकि जो मैं लिखता हूँ प्योर साहित्य है और प्योर साहित्य के नाते मुझे लिखने का पूरा अधिकार है। ऊपर से मैं फ़िक्शन लिखता हूँ, फ़िक्शन प्योर साहित्य होता है। आप किसी की रियल स्टोरी नहीं दिखा रहे हैं, रियल चीज़ें नहीं बता रहे हैं, कहानी के रूप में बता रहे हैं। ये बात अलग है कि आपके अंदर कुछ विचार होते हैं, समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं तो उसको कम्युनिकेट करते हैं। इसलिए राइटर अगर सब चीज़ सोचना शुरू कर देगा तो कोई किताब लिख ही नहीं पाएगा। अगर कोई विषय आपने चलिए, चुना है तो नमस्कार। सबकी खबर .com के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र जैन। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित आईएएस अधिकारी। चर्चित इसलिए कि वे खरा खरा बोलने के लिए और खरा खरा लिखने के लिए जाने जाते हैं। वे अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। वे अपने कुछ विवादों के कारण भी चर्चा में रहे हैं और अब इस समय उनकी एक किताब आ रही है जिसका नाम है द ग्रेट ब्राह्मण। ग्रेट ब्राह्मण के आने से पहले ही पूरे पूरे साहित्य जगत में इसकी चर्चा अभी से शुरू हो चुकी है कि आखिर एक मुसलमान ने ब्राह्मणों पर किताब लिखने का निर्णय क्यों लिया, क्या ऐसा है जो वो लिखने जा रहे हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं। न्यास साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिर ये किताब आपने क्यों लिखी है? इसके पहले आप 7 उपन्यास लिख चुके हैं। ये जो द ग्रेट ब्राह्मण है, इस किताब में विषय वस्तु क्या है और ऐसा क्या है जिसे लोग पढ़ें? देखिए, प्रथम दृष्टया तो अभी करीब 1.5 साल पहले मैं सोच नहीं सकता था कि कभी मैं इस तरह की किताब लिखूँगा जीवन में। तो एक तरह से ये उपलब्धि मुझे मिली कि जहाँ पर मैंने एक विषय चुना और बड़ा गंभीर विषय है जो किताब एक तरह से आपको सोचने को मजबूर करेगी और ब्राह्मण जो 3000 साल का एक सक्सेसफुल इतिहास रहा है उसमें भी झांकने का एक मौका मिलेगा। पर कहीं न कहीं चाणक्य या कौटिल्य जिन्हें कहते हैं विष्णुगुप्त, मेरे जीवन में एक बहुत ही इंस्पायरिंग कैरेक्टर शुरू से रहे हैं और मैंने चाणक्य के जीवन में बहुत कुछ पढ़ा है। तो मेरे मन में एक ही विचार आया, फिर मैंने दधीची जी के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से उन्होंने राक्षसों के वध के लिए भगवान इंद्र को अपनी हड्डियां तक दान कर दी। सुदामा जी के बारे में पढ़ा जो भगवान कृष्ण के एक मित्र थे, उनकी सादगी, उनका सच्चापन। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत से कैरेक्टर हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं। व्यास जी का तो कितने उन्होंने कंपोज किया, लगभग प्राचीन ग्रंथ सब उन्होंने कंपोज किया था। तो मुझे लगा कि एक महान इतिहास देखते हुए, भारत का एक बड़ा रिच और समृद्ध इतिहास देखते हुए ब्राह्मणों पे कोई किताब लिखी जाए। और बाद में मैंने यहाँ तक कि पाया कि मुस्लिम शासक हों या अंग्रेज़ शासक हों, खासकर इन्होंने भी ब्राह्मण के अंदर जो उनकी ड्यूटीज़ थी, जो वेदों को लेकर के उनके कर्तव्य थे, उनकी संस्था थी, अपने कल्चर के प्रति जो उनके अंदर अपार लगाव था, इन सबको किसी ने नहीं छेड़ा। यहाँ तक कि टीपू सुल्तान का जो एडवाइज़र भी था वो भी एक ब्राह्मण, पुनरैया ब्राह्मण रहे हैं। जी जी। तो काफ़ी अध्ययन करने के बाद मुझे लगा कि एक बुक आनी चाहिए क्योंकि आजकल ये भौतिकवाद आ गया है, एक मॉडर्नाइजेशन का युग है जहाँ पे सब कुछ तेज़ी से बदल रहा है। बहुत कम ऐसी सभ्यताएं या समाज हैं जो बचाने में सफल हो पा रहे हैं, उनमें एक ब्राह्मण भी हैं। अगर आज भारतीय संस्कृति की रक्षा करना और हमारी परंपराओं के, हमारी विचारधारा को, हमारे इतिहास का संरक्षण करना, वहीं आप जैन समुदाय को ले लो कि जहाँ पे उनका शाकाहारी होना और उनके तपस्वी किस प्रकार से बिना वस्त्र के, इतनी कठोर ठंड हो, गर्मी हो, लेकिन अपने धर्म के मार्ग पर पढ़ते हैं। वहीं जब मैं सिखों का भी देखता हूँ, उनका प्रेम मोहब्बत दुनिया के प्रति, तो ये सब चीज़ें मिला करके ब्राह्मणों के अंदर भी यही चीज़ें मैंने पाई। तो इन सब चीज़ों को लेकर मुझे लगा कि भारतीय सभ्यता पे, भारतीय धर्म पे और ख़ासकर ब्राह्मण को केंद्र बिंदु पे रख करके एक किताब लिखी जाए, तो जिसमें मैं ब्राह्मण द ग्रेट लिखा है। देखिए न्यास साहब, ब्राह्मणों पर बहुत सारा साहित्य लिखा गया है, उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में। आपने ऐसा क्या लिखा है जिसे लोग पढ़ें? देखिए, ये किताब एक आपको विंडो देगी या एक आपको आईना दिखाएगी कि किस प्रकार से ब्राह्मण, आप 3000 साल का इतिहास ले लीजिए जहाँ के अंदर एक लीड रोल प्ले किया गया था। कार्य विभाजन का सिद्धांत जिसे बाद में वर्ण व्यवस्था कहा गया। आपने क्या ब्राह्मणों को अलग दृष्टि से देखने की बात की है? जी हाँ, बिल्कुल। इसलिए देखा ब्राह्मणों को कि इतिहास के अंदर चाहे जितने धर्म ले लीजिए, जितने शास्त्र ले लीजिए, जो बड़े बड़े मार्गदर्शक रहे हों, आचार्य रहे हों, सारे के सारे ब्राह्मण ही थे जो समाज का प्रदर्शक किया और समाज को संरक्षण दिया। और उनको इनकी ब्राह्मण कौटिल्य जैसे एक महान ब्राह्मण ने देश की सीमाओं की रक्षा की और स्ट्रॉन्ग एक एम्पायर स्थापित किया। तो केवल ऐसा नहीं कि पूजा पाठ या शास्त्रों में जब जब आवश्यकता पड़ी ब्राह्मणों को, उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा भी की है। लेकिन न्यास साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं ये सब चीज़ें सबको पता है,
आपकी किताब में नया क्या है जिससे जिसे लेकर अभी ऐसी चर्चा है कि शायद कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है, किताब आएगी तो कुछ नया विवाद हो सकता है, क्योंकि ये किताब मुसलमान ने लिखी है। ऐसा नहीं हो कि ब्राह्मणों के बारे में आपका एक शब्द भी यदि अनुकूल नहीं हुआ तो क्या आप जानते हैं कि क्या हो सकता है? इस समय जो माहौल है पूरे देश भर में, हिंदू मुस्लिम, ऐसे माहौल में आपकी किताब आना क्या नया विवाद पैदा करेगी? देखिए, मेरी किताब का मैंने चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर, जो इन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे काम किया था कि कैसे जीवों का विकास हुआ करोड़ों सालों के अंदर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपने भी सुना होगा, और हर्बर्ट स्पेंसर इसलिए जाने जाते हैं। इस धरती पर इन सैकड़ों करोड़ों सालों के अंदर वो जीव सर्वाइव किया है जिसके अंदर सर्वाइवल या जीवित रहने की क्षमता रही है। मेरा मानना वही चीज़ है कि ब्राह्मण का इतिहास आप देखिए कि हमेशा सर्वाइव किया, संघर्ष आए, सब कुछ किया, लेकिन कभी कभी अपनी संस्था नहीं छोड़ी। इनके वेद आगे बढ़ते रहे, एक जनरेशन फिर दूसरे जनरेशन तक कंपोज किए गए, और आज भी देखिए 3000 साल बाद भी हम वेदों की महत्व को समझते हैं। उनके द्वारा जो ट्रेडिशन या संस्कार या जो संस्थाएं थी उनकी, वो आज भी चल रही हैं उसी प्रकार से। तो मुझे लगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के आधार को, थ्योरी को मानते हुए मैंने ब्राह्मणों के अंदर रुचि पकड़ने की कोशिश की है कि क्या ऐसे कारण रहे हैं जहाँ पर यह संस्था या ब्राह्मण अपना अस्तित्व बनाए रखे और आज तक सर्वाइव किया, और सर्वाइव ही नहीं किया बल्कि न्यास साहब, मैं आपको क्षमा चाहता हूँ, रोक रहा हूँ। आपके 7 उपन्यास पहले आ चुके हैं, हालांकि वो भी काफ़ी चर्चित रहे हैं, उन पर भी एक कोई वेब सीरीज भी बन रही है, लेकिन जो एक चर्चा का माहौल है कि द ग्रेट ब्राह्मण जो पुस्तक आ रही है, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवाद पैदा करेगी। तो क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आपने शामिल की हैं जिससे एक नई दृष्टि से चर्चा शुरू होगी देश भर में? देखिए, जो मैंने विचार दिए हैं, ये मान के चलिए जब कोई नई विचार आदमी सुनता है तो उसको एक विवाद सा लगता है और उसमें चर्चाएं होती हैं, तो चीज़ें ऐसी किताबों के अंदर मिलेंगी, क्योंकि जो मैंने रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है। कुछ उदाहरण दे पाएंगे आप? लोग, अब मेरा तो कहना ये है कि ब्राह्मण को लेकर के यदि उनको एक इंटेलेक्चुअल लीडर्स बनाया जाए, हर फील्ड के अंदर, देश के अंदर हर कोने पर इंटेलेक्चुअल लीडर्स बना दिया जाए, हर जगह इनको एडवाइज़र बना दिया जाए, तो मुझे लगता है कि जो सुपर जीनियस या जो सुप्रीम ब्रेन होता है ब्राह्मण का, देश के अंदर बेहतर ढंग से चीज़ें सब कुछ हो सकती हैं। और इन ब्राह्मण के हाई आईक्यू उपयोग हम हर जगह उपयोग कर सकते हैं, जहाँ पे फ्रंट पे उनको रोल दिया जाए, कम से कम एक समाज के मार्गदर्शक बने। और सबसे बड़ी देखिए न्यास साहब, अभी जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का एक बयान आया ब्राह्मणों को लेके, और उसका माहौल पूरे देश में चल रहा है, ब्राह्मण तमाम विरोध कर रहे हैं, उनसे माफी मांगने की बात कर रहे हैं। ऐसे में आपकी पुस्तक आना और जिसमें आपके द्वारा ये कहा जाना कि ब्राह्मणों को मजबूती के साथ में उनको तमाम सारी संस्थाओं का प्रमुख बनाना चाहिए, क्या देश में एक नया विवाद नहीं होगा? देखिए, विवाद इसलिए नहीं कि आप दुनिया में कहीं भी ले लीजिए, आप अगर कोई कौम बहुत ज़्यादा सुपर जीनियस, आप श्वेत को ले लीजिए, हम श्वेतों की बात हजारों साल सुनते रहे, आज के सारी दुनिया में कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ श्वेत की योग्यता पर चर्चा ना होता हो। जब हम यहूदियों की बात करते हैं अरब के, तो 3000 साल पहले से यहूदी थे पिक्चर में, आज पूरी दुनिया में जानता है। अगर मैं ब्राह्मण के जीनियस होने की बात करता हूँ तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो ज्ञानवानी है उसका सम्मान तो होना चाहिए उसको, और उसके अनुकूल उसको लीड रोल करने का तो अवसर मिलना चाहिए। कोई नई चीज़ मैंने नहीं की है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ब्राह्मण भी अगर जीनियस है, उनका अचीवमेंट है, शानदार इतिहास है, उनको भी अगर हर फील्ड के अंदर लीड रोल दिया जाए तो मेरे ख्याल से क्रांतिकारी परिवर्तन देश के विकास में आ सकता है। एक मुसलमान ब्राह्मणों को विषय बनाता है, ये मन में कैसे आया आपके? देखिए, ये सब्जेक्ट मुझे लगता है चाणक्य जी को मैंने बहुत पढ़ा है, और जो चाणक्य जी की जो योग्यता मैंने देखी कि एक अच्छे स्ट्रेटजिस्ट थे, आचार्य भी थे, शिक्षा भी देते थे, पॉलिटिशियन भी थे। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ईमानदारी तो एक ऐसी मिसाल थी उनके जीवन में कि हर किसी को फॉलो करना चाहिए। लेकिन यह एक ऐसा आदर्शवादी ब्राह्मण था जो निश्चित रूप से जिन्होंने मेरे अंदर एक ऐसी प्रेरणा दी है कि ये किताब मैं लिख चुका, तो मैं इनको श्रेय देना चाहूँगा, चाणक्य जी को। अगर उनके बारे में इतना नहीं पढ़ता तो शायद ये किताब नहीं आती। न्यास साहब, मैं एक आखिरी प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ। आप मतलब राज्य प्रशासनिक सेवा में रहे, आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में इस समय हैं, मध्य प्रदेश सरकार में आप डिप्टी सेक्रेटरी हैं PWD में। ऐसे समय में आपका इन महत्वपूर्ण पदों पर बैठना और एक तरफ इस तरह की किताबें लिखना, क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ जहाँ आप बैठे हैं वहाँ आपको कुछ परेशानी हो सकती है? द ग्रेट ब्राह्मण किताब आने के बाद में ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह के जो सुझाव आप दे रहे हैं कि ब्राह्मणों को आप आगे लाइए, उनको महत्वपूर्ण पदों पर दीजिए, इससे तमाम सारे दूसरे वर्ग के लोग आपका कहीं खुल के विरोध करने लगे हैं, जहाँ आप बैठे हैं वहाँ भी आपके ऊपर संकट आ सकता है पद पर भी? नहीं, देखिए, आप सत्य को नकार नहीं सकते हैं, आपको सत्य को तो मानना पड़ेगा। ऊपर से ये वर्क मेरा फिक्सन है, मैं फिक्सन लिखता हूँ, नावल लिखता हूँ, जो काल्पनिक कहानी होती है। मेरी कहानी ब्राह्मणों पे है,
हालांकि काफ़ी अंश इसका रियलिस्टिक है, वास्तविकता से जुड़ा हुआ है, इसलिए रियलिस्टिक फिक्शन है। तो ओवरऑल जितनी फिल्में आप देखते हैं सब की सब फिक्शन है। अगर किसी में गब्बर सिंह को दिखा दिया गया अपने फिल्म के अंदर, तो इसका मतलब नहीं कि अमजद खान जिसने गब्बर का रोल किया तो गब्बर हो गया है। मैं भी एक कहानी के लेखक हूँ, लेकिन मैं चूँकि रियलिस्टिक कहानी ना लिख करके मैं फ़िक्शन लिखता हूँ, तो मेरे अंदर भी कुछ अपने आइडियाज़ होते हैं जो इन फिक्शन के माध्यम से मैं अपना पूरा करता हूँ। मेरे अंदर विचार आया था कि नहीं, एक ब्राह्मण कम्युनिटी है जिस पर कुछ लिखा जाए, और इनकी जो बड़े अचीवमेंट इतिहास के अंदर रहे हैं, इनको बेहतर ढंग से अगर इनको एक लीड रोल दिया जाए सब जगह, तो मुझे लगता है बेहतर ढंग से देश आपका विकास ये हो जो सकता नया है। नया जो पुस्तक है, ये भी एक उपन्यास के रूप में है? जी हाँ, ये भी वर्क ऑफ फिक्शन है, ये एक इमेजिनरी है, सारे कैरेक्टर इमेजिनरी तो क्या कैरेक्टर हैं आपने इसके बिल्कुल अंदर। मानसिकता बना ली है कि यदि इस पुस्तक के बाद कोई विवाद होता है तो जो भी आपका लाभ हानि होगा उसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार हैं? देखिए, मैं राइटर हूँ, और राइटर आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है, वो एक साहित्यकार है, साहित्य रूप में देश की सेवा करता है। मुझे भी लगता है जब मैं हर किताब लेके आता हूँ तो एक नए थीम के साथ आता हूँ, नई स्टोरी के साथ आता हूँ। कोई मैं पॉलिटिशियंस नहीं हूँ या मैं सोशल रिफॉर्मर नहीं हूँ, मैं प्रशासनिक अफसर हूँ, और साहित्य में लिख सकता हूँ, क्योंकि जो मैं लिखता हूँ प्योर साहित्य है, और प्योर साहित्य के नाते मुझे लिखने का पूरा अधिकार है। ऊपर से मैं फिक्शन लिखता हूँ, फिक्शन प्योर साहित्य होता है। आप किसी की रियल स्टोरी नहीं दिखा रहे हैं, रियल चीज़ें नहीं बता रहे हैं, कहानी के रूप में बता रहे हैं, ये बात अलग है कि आपके अंदर कुछ विचार होते हैं, समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं, तो उसको कम्युनिकेट करते हैं। इसलिए राइटर अगर सब चीज़ सोचना शुरू कर देगा तो कोई किताब लिख ही नहीं पाएगा। अगर कोई विषय आपने चलिए, सुना है तो उस बहुत पर लिखना बहुत बहुत पड़ता है। धन्यवाद नियाज साहब। आपने बड़ा क्लियर कर दिया है कि उन्होंने आपकी जो नई पुस्तक आ रही है द ग्रेट ब्राह्मण, उसे लेकर यदि किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति होती है तो आप हर परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम भी हैं और मानसिक रूप से तैयार। तो ये थे हमारे साथ नियाज खान साहब, जो बिल्कुल तैयार है और अपनी नई किताब की लॉन्चिंग के लिए संभवतः 18 या 19 मार्च को ये किताब आएगी। और इस किताब का विमोचन नियाज साहब चाहते हैं कि किसी शंकराचार्य से कराया जाए। हम देखते हैं कि कौन इसका विमोचन करेगा, और किताब के बाद में जो माहौल बनेगा उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।